Hello everyone, welcome back. So we are doing chapter number 4, globalization and the Indian economy, right? Yes. तो हम कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें अभी तक हमने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी कर लिया है कि मल्टीनेशनल कंपनी कैसे काम करती है। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। आखिर फॉरेन ट्रेड कैसे होता है और मार्केट्स आपस में इंटीग्रेट कैसे करती हैं, राइट? चलिए, सो रीड करते हैं इसको। For a long time, foreign trade has been the main channel connecting countries. जो हमारा फॉरेन ट्रेड रहा है, ये आपका एक मेन चैनल रहा है कनेक्टिंग। जैसा कि आपने देखा था ना, मल्टीनेशनल कंपनीज के एमरजेंस से पहले भी हम कॉलोनीज के टाइम पर भी हमारा क्या हो रहा था कि हमारा ट्रेड के थ्रू ही हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कैसे होता है वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं, हम सिर्फ फॉरेन ट्रेड के बारे में देखेंगे कि जो फॉरेन ट्रेड हम होता है, यानी आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं और इससे आपस के जो मार्केट, आप कहोगे कि भाई मार्केट कैसे इंटीग्रेट हो रहा है। मार्केट इंटीग्रेशन का मतलब है कि उनके गुड्स आप खरीद सकते हो यहाँ बैठे बैठे और आपके गुड्स वो खरीद सकते हैं बैठे बैठे। यानी एक मार्केट में एक कंट्री का, अगर आप कहीं पे भी हमारी मार्केट में बाहर जा रहे हो, कोई भी केमिस्ट के शॉप पे जा रहे हो, मे बी आप मोबाइल की शॉप पे जा रहे हो, मे बी कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदनी है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि सारी मेड इन इंडिया मेडिसिन लोगे से या सारी मेड इन इंडिया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है। कोई चाइना की बनी हुई है, कोई यूएस की बनी हुई है, कोई कहीं की बनी हुई है ना। तो इस तरह से हमारा मार्केट अब इंटीग्रेट हो गया है, यानी एक कंट्री का गुड्स दूसरे कंट्री में है, उस कंट्री का गुड्स आपकी कंट्री में है। इस तरह से मार्केट का इंटीग्रेशन कहलाता है। सो फॉर आगे बात करते हैं। इन हिस्ट्री यू वुड हैव रेड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया। आपने पढ़ा होगा कि कैसे ट्रेड रूट आपस में कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं टू मार्केट्स बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस along these routes. Also, you would remember that it was trading interest which attracted various trading companies such as East India Company to India. इसीलिए तो इंडिया आए थे सारे। What then is the basic function of foreign trade? देखते हैं। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स, अब ये फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरेन ट्रेड creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets, that is markets of their own countries. तो पहला फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि आपको एक प्रोड्यूसर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डोमेस्टिक मार्केट में तो सेल कर ही सकता है, साथ के साथ वो फॉरेन मार्केट में भी सेल कर सकता है। Producers can sell their produce not only in markets located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world. Similarly, for buyers, imports of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods. तो basically choice of goods क्या हो जाता है, enhance हो जाता है और increase हो जाता है। आपके पास domestic country के भी goods होंगे, foreign country के भी goods होंगे, आपके पास choices increase हो जाएंगी। ठीक है। In general, with the opening of trade with goods travel from one market to another, ठीक है, पहला आपका होता है कि अगर ट्रेड ओपन हो जाए तो हमारे जो गुड्स हैं वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रैवल कर सकते हैं, नंबर वन। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट प्राइसेस, नंबर टू। prices of the similar goods in two markets tend to become equal, number three. And producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. These are the points of a कि कैसे फॉरेन ट्रेड जो है वो काम करता है। चलो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। दीज आर द फोर्थ पॉइंट। एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखो पहली चीज, अब लेट्स सपोज क्या होता है कि अगर मान लो हम इंडिया में चाइनीज बहुत सारे आइटम्स यूज करते हैं, चाहे मे बी एलईडी हो या कुछ भी हो, जो या हम जो लाइट्स यूज करते हैं दिवाली वगैरह में, या बहुत सारी चीजें हम उनकी यूज करते हैं, मोबाइल्स हैं या कुछ भी है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ट्रैवल गुड्स जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रैवल कर रहा है। तो हमारे पास जो गुड्स की चॉइसेस है वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। एक जो पॉइंट है वो है प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू नेशन टेंड टू बिकम इक्वल। इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज मेरे यहाँ पे कोई कोई लाइट है या कोई बल्ब है या कुछ भी, एक एक्स कोई गुड है,
और सेम गुड्स जो है वो चाइना में है। अब हमें पता है कि ये सामान इंडिया में बिक सकता है और ये सामान वहां बिक सकता है। तो अगर यहाँ पे सस्ता हुआ, मान लो ये सामान यहाँ पे 10 रुपए का मिल रहा है और चाइना में ये सामान इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके मैं बता रही हूँ 15 रुपीज में बिक रहा था। इंडिया में ये सामान 10 रुपए का है और चाइना में या किसी और कंट्री में ये जो गुड है ये 15 रुपए का बिक रहा है। तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स, यहाँ से 10 रुपीज में खरीदेंगे और यहाँ पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा में सेल करेंगे। होगा यही। तो धीरे धीरे अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ने लग जाएगी, लोग यहाँ पे खरीदना शुरू कर देंगे, तो ये भी तो भाव बढ़ाना शुरू करेंगे ना, ये भी प्राइसेस इंक्रीज करना शुरू कर देंगे उनके कंपैरिजन में कि भाई यहाँ पे इतने का बिक रहा है हम सस्ते में क्यों बेचे। इस तरह से जनरली क्या होता है कि टू डिफरेंट मार्केट्स में अगर प्राइस डिफरेंट होता है तो वो प्राइसेस धीरे धीरे इक्वल आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक अगर मान लो कि आपके पास ही है, लेट्स सपोज आप दो गलियां हैं आपकी, एक आपकी गली एक दूसरी गली। अब आपको पता है कि भाई मेरे गली में आपको कोई महंगा सामान बेच रहा है, दूसरी वाली गली में वो सामान आपको सस्ता मिल रहा है, आप कहाँ से लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप दूसरी गली से, बिकॉज आपकी रीच है। अगर वो गली आपकी बंद हो जाती, कोई भी रीजन है, मान लो वो सील लग गई, वो बंद हो गया, तब आप तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बॉर्डर ओपन होने की वजह से गुड्स ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप दूसरी गली का सामान सस्ते में ला सकते हो। अब क्या देखेगा जो आपकी गली वाला इंसान है, वो देखेगा शॉपकीपर है, वो देखेगा भाई मेरे यहाँ से तो कोई सामान खरीद ही नहीं रहा, वहां से खरीद रहा है, तो वो भी अपना रेट क्या करेगा, कम कर देगा। तो ऑलमोस्ट फिर जब वो भी रेट कम करेगा तो लोग उससे सामान खरीदना शुरू करेंगे, यही होता है। तो इस वजह से दोनों ही गली के जो शॉपकीपर्स हैं वो सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, है ना। सेम सब्जी मंडी में भी होता है, जब आप जाते हो तो सारे लोग एक ही रेट पे बेच रहे हैं, बिकॉज अगर कोई महंगा देगा तो आप लोगे नहीं, भाई सामने वाला तो सस्ता दे रहा है। तो सेम चीज होता है कि व्हेन यू हैव कंपटीशन इन डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मार्केट में, तो नॉर्मली प्राइसेस भी सेम ही होते हैं। थोड़ा बहुत जो ट्रैवलिंग वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा वो हटा के ऑलमोस्ट प्राइसेस सेम होने शुरू हो जाएंगे, टेन टू बिकम इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होने की वो शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। दिस कैन बी द क्वेश्चन कि हाउ फॉरेन ट्रेड जो है ये हमारा रिजल्ट है वो कैसे कनेक्ट करती है मार्केट्स को, एंड दीज आर द आंसर्स। ठीक है। अच्छा, हमने एक ये केस स्टडी बीच में स्किप करी बिकॉज हमारा टॉपिक कंटिन्यूएशन में था, ये रीड करते हैं एक बार। चाइनीज टॉयज इन इंडिया, ठीक है, चाइनीज टॉयज इन इंडिया की बात कर रहे हैं। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अप्रोप्रिएट टू सॉरी अपॉर्चुनिटी है सॉरी Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys in India। यानी चाइना के जो टॉयज हैं वो अब इंडिया में आने शुरू हो गए, इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस। देखिए चाइना के मैन्युफैक्चरर्स को दिखा कि अब उनके टॉयज को इंडिया के मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्ट करना शुरू करा। और इंडिया के जो लोग हैं वो वहां से लाना शुरू करेंगे क्योंकि चाइना में सस्ता मिल रहा था, इस वजह से दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया। Buyers in India now have the option of choosing between the Indian and Chinese toys। अब आप इंडिया के मार्केट में चाइनीज टॉयज भी आ गए और इंडियन टॉयज भी, आपके पास चॉइसेस है, चाहे आप इंडियन लो चाहे आप चाइनीज लो। बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस, और वो थोड़ा सस्ता में ही बेचेंगे, ठीक है, ताकि उनका सामान बिक पाए, तभी तो उनकी चीजें सस्ती होती है ना। So because of the cheaper prices and new designs, Chinese toys become more popular in the Indian markets. Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced। अब जब इंडियन टॉयज को कोई खरीद ही नहीं रहा है तो शॉपकीपर्स रख के नुकसान क्यों करे, उन्होंने भी चाइनीज टॉयज को रखना शुरू कर दिया बिकॉज लोगों को वही पसंद आ रहा है। सो विद इन अ ईयर 70 to 80% जो टॉय थे शॉप्स थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया इंडिया के टॉयज को विद चाइनीज टॉयज। टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट्स दैन अर्लियर। अब सस्ते हो गए, दोनों कंट्रीज वो कर गई, सेम सेम हो गया। बट हुआ क्या, जो चाइना के टॉयज के मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने इंडिया के टॉयज के मैन्युफैक्चरर की जॉब तो खा ली ना। What is happening here? As a result of trade, Chinese toys come into the Indian markets. In the competition between Indian and Chinese toys prove better. Indian buyers have a greater choice of toys and at a lower prices. For the Chinese toy markets, this produce provides an opportunity to expand उनका business बढ़ गया। लेकिन the opposite is true for Indian toy markets. They face losses as their toys are selling much less। तो यहाँ पे वहाँ की उनकी बिजनेस अब धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड अच्छा तो है ही,
कुछ लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अब बारी आ जाती है। अभी सबसे पहले हमने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पढ़ा, इसके बाद हमने सेकंड जो स्टेज पढ़ा, सेकंड जो सेक्शन पढ़ा अपनी बुक में, वो था अबाउट फॉरेन ट्रेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस ग्लोबलाइजेशन, जिसका हमारा चैप्टर का नाम है। अब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, हमने बेसिक्स कर लिए, क्योंकि हमने फॉरेन ट्रेड भी कर लिया और हमने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में भी जान लिया। जब इन दोनों को सबको लिंक कर देंगे तो वो ग्लोबलाइजेशन होगा। पढ़ते हैं। In the past 2 to 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. तो अब क्या कर रहे हैं, MNCs बहुत देख रहे हैं कि भाई कौन सा सस्ता सा जगह है ताकि वो प्रोडक्शन कर पाए। Foreign investment by MNCs in these countries has been rising, जहाँ पे भी cheap labor है, cheap raw material है। At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly, और foreign trade भी countries के बीच में बढ़ता जा रहा है। MNCs भी spread out हो रही हैं, foreign trade भी बढ़ रहा है। A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. Obviously, multinational companies ही तो हैं, जो सारा प्रोडक्शन करती हैं, तो वो foreign trade को भी कंट्रोल कर रहे हैं। For instance, the car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produces cars for the Indian markets, it also exports car to other developing countries and exports car components for its many factories around the world. Likewise, तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं। Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. बहुत ज़्यादा ट्रेड भी कर रहे हैं MNCs। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन, अब होगा क्या, इससे क्या क्या रिजल्ट हुआ, क्या क्या चीजें हमारी आनी शुरू हो गई। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, ग्रेटर फॉरेन ट्रेड होगा, हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन। तो जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी कंपनीज, दो कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड होगा, उतना ही कंट्रीज आपस में जुड़ती जाएंगी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना। उतना ही प्रोडक्शन जुड़ता जाएगा, उतना ही मार्केट जुड़ती जाएंगी अक्रॉस कंट्रीज। फिर ऐसा ही हो जाएगा कि किसी और कंट्री के मार्केट को रीच करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं हो जाएगी। बहुत इजी रहेगा कि किसी भी कंट्री के मार्केट को, प्रोडक्शन मार्केट को, जो भी है प्रोडक्शन को जोड़ना, मार्केट्स को जोड़ना बहुत इजी है। तो ग्लोबलाइजेशन हमारा क्या कहलाता है? Yes. So globalization is this process of rapid integration और interconnection between countries. Globalization यही है जब आप जो different countries हैं वो आपस में काफी तेजी से integrate कर देती हैं, interconnection करना शुरू कर देती हैं। MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़्यादा गुड्स मूव कर रहे हैं, सर्विसेज मूव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जा रही है, टेक्नोलॉजी जा रही है कंट्रीज के बीच में। इनकी मूवमेंट बहुत आसान सी बात हो गई है। मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दैन फ्यू डिकेड्स बैक। तो ग्लोबलाइजेशन के पहले अगर हम बात करेंगे तो इतना आसान नहीं था कंट्रीज का आपस में कनेक्शन होना। Besides the movement of goods, services, investment, and technology, there is one more way in which the countries can be connected, and this is through the movement of people between countries. देखो, इन्वेस्टमेंट में तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सर्विसेज भी हम एक दूसरे कंट्रीज की हायर कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी भी हम एक दूसरी कंट्रीज से ले रहे हैं। तो एक और तरीका है जब लोगों की मूवमेंट आसान हो जाए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। आपको पता है ना, जब भी बेटर इनकम चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो कोई फॉरेन कंट्री चला जाता है। बेटर जॉब चाहिए होती है या बेटर एजुकेशन के लिए भी आजकल फॉरेन कंट्री में भी एजुकेशन के लिए लोग जाना शुरू कर चुके हैं। In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. लेकिन कंट्रीज जो है वो आपस में restrictions भी लगाती हैं अगर कोई लोग दूसरे कंट्री में रहने जाना चाहते हैं तो restrictions भी होती हैं, फ्री भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, वो कितना आपको वेलकम करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि लोगों की मूवमेंट इतना इजी है या नहीं है। तो एक्चुअली में जितना इजी मूवमेंट गुड्स का है, इन्वेस्टमेंट का है, उतना इजी मूवमेंट लोगों का नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
हम इसके बाद और आगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसके बेनिफिट्स, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।